अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत का। बहुत बुरा हाल है। मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन नहीं, मजा ले जो आप लोगों के कान पर जूं भी रेंगती हो। खैर, शिकवे शिकायत बाद में, पहले आ जाते हैं किस्त की जानिब। कुछ ही देर में पुलिस आई और खालिद बलोच को पकड़ कर ले गई। जाते जाते वो जुनैरा पर चीख रहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी अना परवार किया है, मुझे गुस्सा दिलाया है, अब तुम देखो खालिद बलोच तुम्हारे साथ क्या करता है। तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। पहले तो सिर्फ तुम कुछ लोगों में जलील हुई, अब तुम्हें भरे जमाने में रुसवा करके जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। वो उसे धमकियां दे रहा था और अल्तमश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे पुलिस एहलकारों ने जकड़ा हुआ था, मगर फिर भी अल्तमश ने जाके उसके मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा। आज के बाद अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम भी लेने की कोशिश की तो तू धरती के जिस कोने में भी हुआ, तुझे वहां घुस के मारूंगा। अरे तुम क्या मुझे मारोगे? मौत तो तुम लोगों के सर पे मंडला रही है, जिसे तुम लोगों ने अपने आसपास रखा हुआ है। तुम नहीं जानते मेरी पहुंच कहाँ तक है, लेकिन मुझे अपनी पहुंच इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस हवेली के अंदर ही तुम्हारे इतने दुश्मन मौजूद हैं कि तुम्हें कभी भी मार सकते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम लोगों की सांसें वजूद से जुदा हो जाएंगी। वो मानिखेज अंदाज में जो कहने की कोशिश कर रहा था, उसे अल्तमश खूब समझ रहा था। यहाँ कोई भी उनका दोस्त नहीं, सब लोग दुश्मन थे और उन्होंने दुश्मनों के बीच आकर रहने का खतरा उठा रखा था। डॉक्टर ने आकर जुनैरा के पाँव की पट्टी कर दी थी और अब वो आराम कर रही थी। अब आपकी तबीयत कैसी है माँ? वो उसके करीब बेड पर उसका हाथ पकड़े बैठा था। सारी गलती मेरी है, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ यहाँ आपके दुश्मन है, फिर भी आपको अकेला छोड़कर चला गया। सारी मेरी गलती है। वो खुद को ही मलामत कर रहा था। अल्तमश, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो नसीब में होता है वो होकर रहता है, लेकिन खैर हो गई। ऐन वक्त पर वहाँ आकर अहमद ने मुझे बचा लिया। कोई और वक्त होता तो अहमद को इस बात का क्रेडिट वो कभी ना देती, लेकिन इस बार उसने जुनैरा की इज्जत को बचाया था और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वो चाहता तो खालिद बलोच की बातों पर बरसों पहले की तरह खादिम बलोच की तरह यकीन कर सकता था, लेकिन उसने खालिद बलोच की बातों के बजाय जुनैरा की बातों का यकीन किया और ये कोई छोटी बात नहीं थी। ना चाह कर भी जुनैरा का दिल कुछ नरम पड़ गया। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ, अगर अहमद ना होता तो ये दरिंदा आपके साथ क्या करता। जब जब मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में आग लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इस इंसान की बोटी बोटी नोच खाऊं। तुम मेरी फिक्र मत करो अल्तमश, खालिद बलोच की तरफ से तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और हाँ, उसे जेल से छुड़वाने का भी इंतज़ाम कर दो। तुम्हें किसने कहा था तुम उसे जेल पहुँचाओ? जुनैरा ने सर्द आंखों से उसकी तरफ देखा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? उसने आपकी इज्जत लूटने की कोशिश की है और मैं उसे जेल भी ना पहुँचाऊँ? यही तो मैं कह रही हूँ। उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की है तो तुमने उसे जेल क्यों पहुँचा दिया? उसे यहाँ लेकर आओ। उसने आज सिर्फ कोशिश की है, मगर बरसों पहले वो ये काम सर अंजाम दे चुका है। तब मुझे इंसाफ नहीं मिला और अब मुझे कानून से इंसाफ चाहिए भी नहीं। मैं अपना इंसाफ खुद करूँगी। इस इंसान के गुनाहों की सज़ा मैं अपने हाथों से दूंगी। तो मुझे वो जेल में नहीं चाहिए, मुझे वो अपनी आंखों के सामने चाहिए। उसने अपनी माँ की आंखों में आज जो सर्दपन और नफरत देखी, वो कुछ देर के लिए दंग रह गया। क्या उसकी माँ किसी से इतनी नफरत भी कर सकती है? यकीनन हाँ, बिल्कुल। खालिद बलोच नफरत किए जाने के काबिल था और कोई भी नरम दिल इंसान उसके लिए नफरत के जज्बात पाले तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है माँ, मैं उसे जेल से छुड़वाने की कोशिश करता हूँ, बल्कि मैं अपनी कंप्लेन वापस ले लूँगा तो वो वापस हवेली लौट आएगा। लेकिन आप कुछ भी मुझे बताए बगैर नहीं करेंगी। इसमें बहुत खतरा हो सकता है और मैं आपको अब किसी खतरे में नहीं देख सकता। तुम फिक्र नहीं करो, अब तुम्हारी माँ इतनी मजबूत ज़रूर हो गई है कि इन जैसे 2 टके के लोगों से नहीं डरेगी। मैं भी आपको मजबूत देखना चाहता हूँ। वो अपनी माँ की दलेरी देखकर पहली बार पुरसुकून हुआ था। जब वो उसके कमरे में आया तो सावरी खड़ी हो गई। अल्तमश के आने से पहले वो अपने घने बालों में ब्रश फेर रही थी। पहले ऐसा नहीं होता था। वो उसके आने पर शुरुआत में उदास हो जाती थी, लेकिन आज जो उसे खौफ आ रहा था वो कभी नहीं आया,
क्योंकि वो अपनी आंखों से अपने बाप की करतूत देख चुकी थी। उसकी आंखों में छलकते खौफ को देखता वो एक एक कदम उठाता उसकी तरफ आ रहा था। आंखों में आज कोई नरमी नहीं बल्कि एक सर्दपन आंखों और पूरे वजूद पर छाया हुआ था। वो चाहता था कि सावरी के साथ सख्ती ना बरते, लेकिन वो क्या करता। अपनी माँ की हालत का सोच सोच कर ही इसका दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। इसे यूं अपनी तरफ बढ़ता देख खौफ के मारे हेयर ब्रश सावरी के हाथों से छूटकर जमीन पर जा गिरा और वह थरथराते वजूद के साथ एक एक कदम पीछे हो रही थी। अल्तमश, मेरी बात सुने, मेरा कोई कसूर। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, अल्तमश ने उसे कमर से पकड़कर खुद से लगाया और उसके बालों को दबोचकर चेहरे को ऊपर करते ही उसके नाजुक थरथराते होंठों को अपनी कैद में लेकर बुरी तरह काटने लगा। आज उसके अंदाज में इतनी शिद्दत थी कि पल भर में ही वो बेहाल हो गई। तकलीफ के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी मज़ाहमत नहीं कर सकी, क्योंकि जानती थी वो इस कदर गुस्से में है। अगर सावरी ने मज़ाहमत करने की ज़रा सी भी कोशिश की तो यकीनन आज उसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। इसीलिए सावरी खामोश खड़ी सिसकती रही। वो उसके होंठों को इतनी बुरी तरह चूस और काट रहा था कि सावरी का एक होंठ एक कोने से फट गया और खून का जायका अल्तमश के मुंह में घुलने लगा। कुछ देर बाद न जाने उसके दिमाग में क्या आई कि अगले ही पल सावरी के नाजुक वजूद को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लापटका। वो कराह के रह गई। अल्तमश उसे सिसकता देखकर अपनी शर्ट और पैंट उतारता उसके वजूद पर अपना वजन डालकर सावरी को अपने नीचे कर गया। अल्तमश, वो सिसकती हुई दोबारा बोली, मगर आज उसके आंसू और पुकार अल्तमश के दिल तक नहीं पहुंच रहे थे। उसकी गर्दन के नीचे हाथ डाल के चेहरे को ऊंचा करते ही अल्तमश ने दोबारा उसके होंठों को अपने कैद में लिया। वो आज बिल्कुल भी रहम खाने के मूड में नहीं था, इसीलिए उसे परवाह नहीं थी कि वो पहले ही सावरी के होंठों को जख्मी कर चुका है। बस एक जुनून, एक गुस्सा था जो वो उसके अंदर अंडेल देना चाहता था। दूसरा हाथ सावरी की शर्ट के बटनों को खोलने में मसरूफ था। जैसे ही सारे बटन खुल गए, अगले ही पल उसने सावरी की शर्ट को उसके वजूद से जुदा करके उसके सीने को कैद किए ब्लैक ब्रा का हुक कमर के नीचे हाथ डालकर खोल दिया। भरपूर उभार आजाद होते ही छलक कर अल्तमश के सामने आ गए। दोनों हाथों को उसके उभारों पर रखकर मसलते मसलते वो होंठों को बख्शकर गर्दन पर झुकाया और वहां तसलसल के साथ लव बाइट बनाने लगा। अपने सीने और गर्दन पर उसकी बढ़ती शिद्दतें सावरी की बर्दाश्त आजमाने लगी। वो बुरी तरह सिसक रही थी। आहें भरती वो अल्तमश के बाजू पर नरमी से हाथ रखकर जो कहना चाहती थी वो चाहकर भी नहीं समझना चाहता था। आज जितनी ज्यादा हो सके आहें भरो, सिसकियां लो। हो सकता है ये आहें ही तुम्हें मुझसे बचा ले। उसकी सरगोशी पर सावरी की आंखों से आंसू बह निकले। गर्दन से होता अल्तमश की शिद्दतों का सफर अब उसके भारी उभारों पर आकर रुका। अल्तमश, खुदा के लिए, उसके उभारों को उसने इतनी बुरी तरह मसला कि वो तड़प उठी, मगर वो आज बेरहम बना था। कभी बुरी तरह मसल देता तो कभी इतनी बुरी तरह काटता था कि वो तड़प उठती। चंद मिनटों में ही उसकी धड़कनों के मुकाम बुरी तरह अकड़कर सुर्ख हो चुके थे। अल्तमश का एक हाथ जब ट्राउजर से होता हुआ उसकी गहराइयों में रक्स करने लगा तो सावरी की सिसकियों में मजीद इजाफा हो गया। अल्तमश प्लीज, वो रोती हुई बस इतना ही बोल पाई, मगर बजाय उसकी इल्तिजा को खातिर में लाए वो धड़कनों का मुकाम छोड़कर सीधा उसके हसास हिस्सों के दरमियान आ बैठा। अगले ही पल उसके निचले हिस्से को ट्राउजर की कैद से आजाद करके वो पेट से नीचे गहराइयों में दोनों टांगों को खोलकर वहां आज जानलेवा कार्रवाई करने लगा। नहीं, वो बुरी तरह तड़प उठी। अल्तमश प्लीज, वो पीछे जाना चाहती थी, मगर अल्तमश की पकड़ उसकी इस कदर सख्त थी कि वो एक इंच भी नहीं सरक पाई। जैसे वो इन नाजुक मुकामों को नोच रहा था, सावरी को लगा आज उसकी जान निकल जाएगी। बुरी तरह से सकती वो अल्तमश के सर को पीछे हटा देना चाहती थी, लेकिन वो अल्तमश, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मगर खुदा के लिए। बेडशीट को मुट्ठियों में दबाए वो सिसकने लगी। खुदा के लिए मुझे बख्श दे, मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरा कसूर नहीं है। वो बुरी तरह रो रही थी। अल्तमश ने अपना सर उठाकर उसके नाजुक मुकाम को देखा। खूबसूरत गुलाबी गहराइयों की जगह सुर्ख हो चुकी थी। उसके सर पीछे हटाने पर वो कुछ पुरसुकून हुई और जैसे ही अपना सर तकिए पर रखने लगी, एक जबरदस्त झटके के साथ वो उसकी गहराइयों में समा गया। सावरी की चीख बुलंद हुई। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो जान निकल कर हलक में आ गई हो। अल्तमश ने झुककर उसकी आंखों में झांका, जहां आंसुओं के समंदर में दर्द का एक जहान रक्स कर रहा था। अल्तमश प्लीज, वो बमुश्किल बोल पाई और फिर उसके दमदार धक्कों की ताब न लाते हुए दिलदोज आहें बढ़ने लगी।
बेचैनी में वो अपना सर इधर उधर पटक रही थी क्योंकि आज अल्तमश उसे पुरसुकून करने के बजाय सिर्फ उसके चेहरे पर कर्ब के तासुरात देख रहा था। बाकी दिनों के मुकाबले आज उसके अमल में इतनी शिद्दत थी कि हर धक्के पर उसे लगता अब जान निकल जाएगी। वो शायद आज अपनी पूरी ताकत सावरी के वजूद पर आजमा रहा था और वो बच्चों की तरह उसके सामने बिलक बिलक कर रो रही थी। पूरा वजूद पसीने पसीने हो गया मगर अंदरूनी जिस्म उसकी शिद्दतों पर जल रहा था। बेचैन सिसकियां, मदहोश आहें आज माहौल को फसूखेज बनाने के बजाय पुरसोज बना रही थी क्योंकि इन आहों और सिसकियों के दरमियान आज सावरी के आंसुओं और इल्तिजाओं की भी आमेजिश थी। वो तड़पती रही और अल्तमश अपने वजूद की तपश कतरा कतरा उसके वजूद में अंडेल कर पैंट पहनकर सोफे पर जा बैठा। अल्तमश वो वहीं चित लेटी कितनी ही देर से सकती रही, होंठों पे बस अल्तमश के नाम की पुकार और आंखों में दर्द के आंसू। वो सोफे पर सर झुकाए जब्त से मुठ्ठियां भींच कर बैठा रहा। दिल चाह रहा था जाए और जाकर सावरी को सीने से लगा ले, मगर दिमाग कह रहा था वो दुश्मन की बेटी है। उसके बाप ने बरसों पहले भी उसकी माँ की इज्जत को तार तार किया और आज भी यही कोशिश की। अल्तमश मेरे करीब आकर मुझे अपने आगोश में ले ले। रोते रोते उसने करवट अल्तमश की जानिब मोड़ी मगर वो हनोर सर झुका कर बैठा रहा। मैं जानती हूँ आपके दिल की हालत, लेकिन अगर उनकी बेटी हूँ तो आपकी बीवी भी हूँ। खुदा के लिए कुछ तो रहम दिली दिखाएं। मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगी अगर आपके आगोश में असर हो। अल्तमश की तरफ बड़े हाथ बेजान होकर बेड पर गिर गए और वो यूं ही लेटे लेटे सिसकती रही। अल्तमश के दिमाग में इस वक्त एक ना खत्म होने वाली जंग चल रही थी। अल्तमश, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे आपकी आगोश चाहिए। सावरी के लफ्जों पर उसकी आंखों में नमी दर आई। एकदम ही जैसे दिलो दिमाग की जंग खत्म हो गई और वो उठकर सावरी की तरफ बढ़ा। उसके नाजुक से वजूद को अपनी मजबूत बाहों में उठाकर वॉशरूम में ले आया। कुछ वक्त उसे शावर दिलवाया और वापस बाथ गाउन में लपेट कर बेड पर लाकर नरमी से बिठाया। वो हैरत ज़दा सी उसके पल पल बदलते रूप को देख रही थी। कुछ देर पहले वो उसकी जान लेने के दर पर था और अब इस तरह परवाह कर रहा था जैसा कुछ हुआ ही नहीं। उसे वहीं छोड़कर वो अलमारी में कुछ ढूंढता रहा और फिर एक बाम लेकर उसकी तरफ बढ़ा। अपनी टांगे खोलो। वो ना समझी से उसे देखने लगी। सावरी, मैं कह रहा हूँ अपनी टांगे खोलो। इसके कहने पर सावरी ने झिझकते हुए अपनी दोनों टांगों के दरमियान फासला बढ़ाया तो अल्तमश ने जहाँ उसे जख्म दिए थे वहां बाम लगाकर उठ खड़ा हुआ। वो 1 मिनट के अंदर अंदर वापस उसके पास आ गया। कुछ देर सावरी के सामने बैठकर उसके धुले धुले नकोश को देखने लगा जो रोने के बाद सूज चुके थे। वो भी नम आंखों से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी जिस पर अब सख्ती के बजाय नरमी दर आई थी और आंखों में वहशत के बजाय नरम गरम जज्बात रक्सा थे। उसके चेहरे पर अपने लिए नरमी देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और अगले ही पल उसके चौड़े सीने में आ समाई। मेरे साथ ऐसा सलूक मत किया कीजिए, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो रोते हुए दोबारा अपनी सफाई पेश कर रही थी तो अल्तमश ने अपने मजबूत बाजुओं का घेरा उसकी नाजुक वजूद की गिर्द हाइल किया। मैं जानता हूँ तुम्हारा कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे उस जालिम बाप का गुस्सा तुम पर निकाला, मगर बात मेरी माँ की थी। उसने बरसों पहले भी गलत किया और आज भी करने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारे बाप जैसा नहीं बन सकता। आज तुम्हारे साथ इतनी सख्ती से पेश आया, इसके लिए मैं सारी जिंदगी शर्मिंदा रहूंगा। मैंने तुम पर बिला वजह गुस्सा निकाला। उसके लहजे में नमी महसूस कर सावरी का दिल मुट्ठी में आ गया। मैं जानती हूँ माँ बाप बहुत अनमोल होते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई भी नहीं, ना माँ और बाप होकर भी नहीं है। माना आप अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। आपका रवैया मेरे जिस्म को नहीं रूह को भी घायल कर देता है। उसने हैरत से उसके सर को देखा जो उसके सीने पर आंसू बहा रही थी। लब भींच कर उसने खुद को मलामत करते हुए उसके गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। ये लड़की धीरे धीरे उसकी रूह को अपना बना रही थी। कितना कुछ उसके साथ हो गया, फिर भी चंद दिन की तवज्जो और नरमी पर वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गई। ऐसे दिल को अगर वो मजीद तकलीफ से दो चार करेगा तो यकीनन उसे सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। उसे अपनी आगोश में लेकर वो बेड पर लेट गया और सावरी के बहते आंसुओं को अपने होंठों पर चुनने लगा। बिल्कुल खामोश। क्या तुमने मेरा सॉरी एक्सेप्ट नहीं किया? वो नरमी से उसकी आंखों में देखते हुए बहने वाले आंसुओं को अपने लबों पर चुन रहा था। नहीं कर लिया, वो झिझकते हुए बोली। गुलाबी होंठ थरथरा रहे थे, रोने के बाद हिचकी बन चुकी थी। चुप कर जाओ सावरी। अल्तमश ने उसके होंठों को बगौर देखा जिसके एक कोने पर जख्म बन चुका था। मुझे माफ कर दो। इन्हीं होंठों को नरमी से छूकर दोबारा उसने सावरी की आंखों में झांका।
माफ़ कर चुकी हूँ, वो बिना नज़र उठाए गोया हुई। फिर मेरी आंखों में देखकर ये बात बोलो। वो उसकी आंखों में मैं नहीं देख रही थी, मगर अल्तमश की बात पर उसकी आंखें दोबारा नम हो गई। नफ़ी में सिर हिलाती वो एक बार फिर उसके सीने में अपना सर छुपा गई। इसका मतलब अभी भी नाराज़ हो? सावरी का हाथ उठाकर अल्तमश ने अपने सीने पर रखा, जो काफ़ी देर तक साकत पड़ा रहा। मेरे सीने पर अपना नाम नहीं लिखोगी? अब भी सावरी ने नफ़ी में सर हिलाया। देखो, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ और आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन तुम चाहो तो तुम्हारी मोहब्बत मुझे अच्छा बना सकती है। वो उसके कानों में धीमे धीमे सरगोशी करने लगा। अपने हाथों से मेरे दिल पर अपना नाम लिखकर मुझे अपना बना लो सावरी। मैं तुम्हारा बन जाना चाहता हूँ। वो उसके होंठों को नरमी से चूमते हुए कानों में रस घोल रहा था। आप मेरे बन जाएंगे? सावरी ने आंखें उठाकर पहली बार उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं तुम्हारा बन जाना चाहता हूँ। वो दोबारा उसके होंठों पर झुक गया। फिर मेरे बन जाएं। सावरी की उंगलियां हरकत में आई और अल्तमश के सीने पर अपने नाम का हुर्फ लिख गई। वो सरशार सा होकर दोबारा उसके चेहरे पे झुका। सावरी, अभी तुमने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मैं चाहता हूँ दोबारा करो। इसकी फरमाइश पर सावरी ने आंखें मूंद ली। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अल्तमश। वो गहरा सांस भर के इकरार कर गई और वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाकर उसके वजूद की सूंधी सूंधी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। नरम मुलायम वजूद की नरमाई को महसूस करते हुए वो दोबारा उसके बाद कान की डोरियां खोलकर इसके वजूद को खुद पर अया करता हुआ अपने लबों से उसके वजूद को कुंदन करने लगा। जहाँ जहाँ उसने तकलीफ दी थी वहाँ वहाँ अब नरमी से चूमकर उसके वजूद को पुरसुकून करने लगा और सावरी उसकी मोहब्बत की ठंडी फुहार अपने वजूद पर बरसती महसूस करके आंखें मूंद गई। एक सुकून सा उसके वजूद में उतर रहा था। वो इंसान अगर जख्म देता था तो इसकी मरहम भी करता था। गहराइयों में भी जो उसने जख्म दिए, वो अपने लबों से उन पर मोहब्बत के फूल बरसाता धीरे धीरे आहिस्तगी से इसके वजूद में सरायत करने लगा। इस बार सावरी को कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि वो ध्यान रख रहा था इसे कोई तकलीफ ना हो। इसके अंदाज में इस कदर नरमी थी कि सावरी ने दोनों बाजू फैलाकर अल्तमश को अपनी तरफ बुलाया तो वो इसके कानों में झुककर सरगोशी कर गया। अगर तुम्हें तकलीफ हो तो तुम मुझे बताना, मैं पहले ही तुम्हें बहुत तकलीफ दे चुका हूँ। उसके दोनों हाथों को मुट्ठियों में कैद करके तकिए के साथ लगाते हुए वो उसकी गर्दन पर झुकाया और सावरी ने सुकून से आंखें मूंद ली। आप अगर कुर्बत में नरमी का मुजाहिरा करें तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और मैं आपकी ये कुर्बत सारी ज़िंदगी बर्दाश्त कर सकती हूँ। बस आप मेरे वजूद को किसी बदले या इंतकाम का निशाना ना बनाएं। अगर आप मुझसे मोहब्बत करेंगे तो बदले में मैं आपको इतनी मोहब्बत दूंगी कि आपसे संभाली नहीं जाएगी। एक बार फिर सावरी की आंखों से आंसू निकले, जिन्हें नीचे गिरने से पहले ही अल्तमश अपने लबों पर चुन चुका था। तुम्हारा वजूद मेरे लिए बासे सुकून है, मैं चाहकर भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। आज जो गलती मुझसे सरजद हुई है, इसका अजाला मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे वजूद पर अपनी मोहब्बत बरसा कर करूँगा। उसके वजूद में अपना असर छोड़कर उसे अपनी आगोश में लेता नींद दराज हो गया। कुछ देर पहले के बरखिलाफ अब कमरे में अल्तमश के मानी खेज जुमले और सरगोशियाँ, सावरी की दबी दबी हंसी कमरे में रक्स करके चारों तरफ मोहब्बत के जुगनू चमका गई। अपने लफ्ज़ों और मोहब्बत से उसके दिए के जख्मों पर मरहम रखता वो सावरी के सुकून का बास बन गया। कैसी हो? वो आंखें मूंद कर लेटी थी जब अहमद शाह उसके करीब आकर बेड पर बैठ गया। वो एकदम उठ कर बैठी। आप यहाँ? मेरे कमरे में अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए वो नजर झुका गई। कैसी तबीयत है? उसने बिला झिझक जुनैरा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मेरा हाथ छोड़ें, जुनैरा ने नकाहत से कहकर अपना हाथ वापस खींचना चाहा। आप जब जब मुझे ये कहेंगी मेरा हाथ छोड़ दें, मैं तब तब कहूँगा मेरा हाथ थाम लें। आखिर कब तक ऐसे दरिंदों की जद में अपनी जिंदगी और इज्जत के खौफ के साथ जीती रहेंगी? आप नहीं चाहती कि कोई मजबूत सहारा आपके सामने डट कर खड़ा हो जाए? जुनैरा ने सख्त नज़रों से उसकी तरफ देखा। इतने साल गुजर गए, लेकिन आपको अब तक मेरे इनकार की वजह समझ ही नहीं आई। मेरी ज़िंदगी का मकसद शादी करना नहीं है। मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला और मैं बस वही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए इंसाफ और अपने बेटे को इसका हक दिलवाऊँ। हम दोनों अपना इंसाफ और हक लेकर इस बलोच खानदान से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे और मेरे इस मकसद के दरमियान शादी कहीं भी नहीं आता। सख्त लहजे में कहकर उसने अहमद शाह से अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन वो तो हमेशा की तरह ही ढीठ बना जुनैरा के हाथ को सख्ती से थाम कर बैठा रहा। अच्छा, तो ये आपकी ज़िंदगी का मकसद है, और अगर आपकी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने में मैं आपकी मदद करूं तो क्या आप मेरी बन जाएंगी?
अगर मैं आपका बदला लेने में मदद करूं, अगर अल्तमश को उसका हक दिलवाने में पेश रहूं, तो क्या आप मेरी बन जाएंगी? क्या आप मेरा हाथ थाम लेंगी? आपको क्या हो गया है? अगर वाकई आपको शादी करनी है तो जाएं किसी से भी शादी कर लें। आप वाकई जवान नजर आते हैं, आपको कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं। मेरा पीछा छोड़ दें, वो तंग आ गई। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मुझे आपसे मोहब्बत है तो मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता। मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जो पहले एक को पसंद करे, फिर उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई नजर आ जाए तो उसके पीछे चला जाए। मुझे कोई दिल फेंक आशिक मत समझिएगा। अपनी बीवी जाने के बाद मैं बहुत वक्त तक डिप्रेशन में रहा हूँ, लेकिन इसके बाद अगर किसी वजूद ने मुझे अपनी तरफ माइल किया है तो वो आप हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन आपकी वजह से कर पाया हूँ और अब मैं आपका ही हाथ थामना चाहता हूँ। तो बताएं, अगर खालिद बलोच से बदला लेने में मैं आपकी मदद करूँ तो क्या आप मुझे अपने वजूद पर हक देंगी? आप नहीं जानती, आपसे मोहब्बत करने के बाद मैं एक दिन भी सुकून से नहीं रहा। मेरे वजूद में जज्बात की आग दहक रही है जो मैं आप में उंडेल देना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ गलत भी नहीं करना चाहता। हम निकाह करेंगे और एक भरपूर अज़दवाजी ज़िंदगी जिएंगे, वो अज़दवाजी ज़िंदगी जो आपको मैसर नहीं रही। और मैं अपनी बात फिर कभी आपके सामने रखूँगा, मगर मैं आपके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी चाहता हूँ और बच्चे भी। आखिरी बात उसने धीरे से कही, मगर जुनैरा की आंखें पूरी तरह फैल गई। ये वो क्या बोल रहा था? शायद नशा करके आया था। तो रीडर्स, आप लोगों ने आज जो मैं टारगेट दूंगी ना वो पूरा करना है। इसके बाद जो एपी आएगी ना वो टारगेट पूरा होने के बाद ही आएगी। और साइलेंटली रीडर्स, खुदा के लिए यार, तुम लोग क्या चाहते हो? अगर तुम लोगों को नॉवल पसंद आ रहा है ना तो सब्सक्राइब करने में कोई नहीं तुम लोगों के पैसे खर्च होते, बल्कि तुम लोग सब्सक्राइब करोगे ना, मेरी वीडियो पोस्ट होते ही नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा।